हेलो एवरीवन, मैं अनुजा भारद्वाज आपके लिए हाल फिलहाल एपिसोड्स में फिर से एक और लेके आई हूँ कार्यक्रम। इसमें हमारे 20 क्वेश्चंस हैं और वही है, जैसा कि हमारी कोशिश रहती है कि सारे जो ऑप्शंस हो वो रेलेवेंट हो या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड और जितनी भी जानकारी है वो आपको दी जाए। यहाँ पे हम लोग सिर्फ करंट जीके नहीं कवर करते हैं, यानी कि जो हाल फिलहाल की घटनाएं हुई हैं वो तो कवर कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जिसको हम कहते हैं जनरल स्टडीज। भाई दो चीजें होती है, जीएस का पार्ट, यानी कि मैं जनरल साइंस की बात नहीं कर रही हूँ, जनरल स्टडीज की बात कर रही हूँ। यूपीएससी की लैंग्वेज में जीएस जनरल स्टडीज को बोल देते हैं। तो जीएस में आपका करंट जीके भी आ जाती है और जो जनरल अवेयरनेस है वो भी हम लोग इसमें डाल रहे हैं, जिसमें कि आपका कुछ हिस्ट्री की बात हो सकती है, कुछ पॉलिटी की बात हो सकती है, कुछ ज्योग्राफी की बात हो सकती है, कोई इकोनॉमिक्स की बात हो सकती है। तो आज जो ये एपिसोड दिखेगा इसमें आपको हिस्ट्री भी डिस्कस हो जाएगी, आपको ज्योग्राफी भी हो जाएगी, इसमें पॉलिटी भी आएगी और इसमें इकोनॉमिक्स भी आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन ला के रखे हुए हैं, तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी, ये सॉन्ग का थीम है, वंदे उत्कल जननी को किस राज्य ने अपना राज्य गीत घोषित किया है। यहाँ पे अगर आपने मेरे पहले के एपिसोड देखे हैं तो आपको आंसर तो बिना ऑप्शन के ही पता हो जाना चाहिए कि वंदे उत्कल, उत्कल शब्द मैडम ने दिया है। तो उत्कल शब्द जो है ये तो मेरा किसके लिए यूज होता है, उड़ीसा के लिए यूज होता है। तो वंदे उत्कल जननी यानी कि ये किसका राज्य गीत होगा, जो हमारा राष्ट्रगान में भी है ना, द्राविड़ उत्कल बंग, तो उत्कल उड़ीसा है। तो ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा या फिर तेलंगाना, क्योंकि उड़ीसा जो पहले नाम था उसका अब नाम क्या हो गया, ओडिशा हो गया है। तो अभी ये बात हो रही है किसका गीत है भाई, सिंपल सी बात है, उड़ीसा का गीत है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। अब जो है हमारा यहाँ पे इसके सीएम और इसका गवर्नर है, तो सीएम इसके कौन है, नवीन पटनायक, और आपके गवर्नर कौन है, आपका गणेशी लाल। इनकी फोटोज भी आएगी, लेकिन उससे पहले हम कुछ और बातें भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करती हूँ उड़ीसा, तो उड़ीसा में मुझे क्या क्या चीजें ध्यान देने वाली चीजें, एक तो हमारी क्या आ जाती है भाई, चिलिका लेक हमको पता होनी चाहिए। चिलिका लेक के बारे में हमने पहले के वीडियोस में भी बताया था। क्या है, ये मेरी सबसे बड़ी लैगून झील है और भारत की ये आपकी क्या है, सबसे बड़ी खारी पानी की झील, यानी कि सैलाइन वाटर लेक भी ये सबसे बड़ी है। ये हो गई भाई इसके बारे में बातें। अगर मैं इसकी ज्योग्राफी में और कुछ बात करूं तो मैं ये कहूंगी आपसे कि इसमें यहाँ पे मेरे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो है। तो दो मेरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, एक तो नाम क्या है इसका, सिमलीपाल, और दूसरा मैं कौन सा दे रही हूं, भीतरकनिका। अब ये जो सिमलीपाल है ये क्या है भाई, ये तो टाइगर को लेके फेमस है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, मेरा हर पॉइंट एक क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि सिमलीपाल क्या है, टाइगर रिजर्व है या यहाँ पे कौन से शेर पाए जाते हैं या डियर या ऐसा कोई भी जानवर दे रहे हैं, तो सिमलीपाल किससे रिलेटेड है, टाइगर से रिलेटेड है। भीतरकनिका ये भी अपने आप में बड़ा यूनिक हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं भाई, क्रोकोडाइल। तो भीतरकनिका किसके लिए फेमस है, क्रोकोडाइल्स के लिए फेमस है। दो बातें हो गई। मैंने आपको कहा था कि एक ही चीज में हम सब चीज डिस्कस करेंगे। हमने पॉलिटी की बात कर ली, हमने ज्योग्राफी की बात करी, अभी हम यहाँ पे हिस्ट्री की भी बात करेंगे कि इस स्टेट में दो तीन बड़े फेमस मंदिर हैं। तो पहले तो हम स्टेट की कैपिटल देख लेते हैं। तो कैपिटल क्या है भाई इसकी, भुवनेश्वर है। अब भुवनेश्वर में एक बड़ा ही फेमस मंदिर भी है यहाँ पे, और एक इनका पुरी में है। पुरी का नाम तो सबको मालूम है भाई, पुरी में कौन सा है आपका, जगन्नाथ मंदिर। आपको मालूम है चार धाम होते हैं, चार धाम में जो बड़े वाले चार धाम है, जो छोटे चार धाम है वो तो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ उत्तराखंड में है। बड़े वाले चार धाम जिसमें बद्रीनाथ के ये आपके जगन्नाथ मंदिर भी आता है, तो ये जगन्नाथ कहाँ पे है आपका, पुरी में है। इसके अलावा यहाँ पे एक और बड़ा फेमस टेम्पल है कोणार्क में। कोणार्क का क्या है, सन टेम्पल, बहुत ही फेमस है। कोणार्क का जो सन टेम्पल है इसको हम लोग ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा भुवनेश्वर में आपके शिव मंदिर भी हैं, ऐसे करके इसमें और भी छोटे मोटे कई मंदिर हैं, बट ये हमारे बिल्कुल फेमस हैं।
अब ये जो है आपका सन टेम्पल, इसकी भी बनावट बहुत ही सुंदर है। इसमें आपका वो वाली शैली है जिसमें आपका हर एक एक जो उसकी विंडो है उसमें से सूर्य जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे उसकी हर विंडो में से उसकी किरण आती है, तो उससे समय का भी पता चलता है। तो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी पे बनाया हुआ मंदिर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नदी की बात मैं करना चाहूंगी कि कौन सी सबसे बड़ी नदी है। तो यहाँ पे आपकी कौन सी मेन नदी है? महानदी। अब आपसे पूछा जाता है कि ये जो महानदी है इसके ऊपर एक डैम भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कौन सा डैम है? हीराकुंड डैम। तो आप बोले हीराकुंड डैम के बारे में क्या क्वेश्चन है? एक तो आ गया भाई, महानदी के बारे में पूछ लेते हैं, महानदी कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा इसका फ्लो है या कहाँ की मुख्य नदी है? उड़ीसा की है। आपसे बोले हीराकुंड डैम, तो यहाँ पे ये जो हीराकुंड डैम है इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो डैम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो तीन बातें हमें जाननी जरूरी है। एक, आपसे पूछा जाए कि भाई सबसे हाई कौन है, सबसे लार्ज कौन है और सबसे लॉन्ग कौन है, तीन बातें डिस्कस हो रही है। हाईएस्ट डैम उत्तराखंड में है, कौन सा मेरा? टिहरी डैम। ठीक है भाई, हो गया। लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा, तो बड़ा ब से बड़ा और ब से क्या याद रखूंगी मैं? भाखड़ा नांगल। और भाखड़ा नांगल नाम किससे रिलेटेड है? भांगड़ा याद आता है मुझे, तो भांगड़ा क्या है भाई? पंजाब में है। तो सतलुज पे है मेरा कौन सा? भाखड़ा नांगल डैम। तो ये मेरा किस में आ जाता है? बड़े में आता है। अब मैंने क्या छूट गया भाई? मेरा लॉन्ग यानी सबसे लंबा। तो लंबा हमारा क्या रह गया? हीराकुंड। तो सबसे लंबा डैम कौन सा है मेरा? हीराकुंड डैम है। इसके अलावा जो मेरा महानदी के ऊपर जो मेरा वाटरवे है वो मेरा 5th नेशनल वाटरवे, इनलैंड वाटरवे माना जाता है, वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक बात और हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे एक मुझे बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज मिलती है, किसकी? टर्टल की, कछुए की। तो मैं कहूंगी आप भी कछुए बन जाइए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए और रेस में फर्स्ट आइए। ये नहीं खरगोश की तरह 2 दिन तो बहुत सारा पढ़ा उसके बाद छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑलिव रेडले टर्टल होता है, मैं लिख देती हूं थोड़ा सा आपको पता करने के लिए। ऑलिव रेडले टर्टल, ऑलिव रेडले, ये उसके ऊपर कुछ ऐसा ग्रीन कलर की स्टार शेप की इस टाइप की कुछ धारियां बनी होती है। ऑलिव रेडले टर्टल ये आपका सी टर्टल है, समुद्र में पाया जाता है। तो ये भी यहाँ के उड़ीसा के बीचेस पे हमें मिलता है। तो ये सारी बातें आ गई, जो कि कुछ बातें याद आती है मुझे उड़ीसा के बारे में, तो ये आपको पता होना चाहिए। उड़ीसा जो है, अगर मैं बिल्कुल पुरानी हिस्ट्री में जाऊं तो बिहार, उड़ीसा और पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल, पूरा का पूरा बांग्लादेश, ये सारा पार्ट हिस्ट्री में हम लोग इसको क्या कहते थे ब्रिटिशर्स के टाइम तक भी? बंगाल प्रेसिडेंसी। यानी कि बिहार से अलग किया गया है बाद में उड़ीसा। पहले बंगाल को अलग किया, बंगाल बिहार ये सब सेपरेट हुए, ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुए। लेकिन पहले के टाइम पे जो हम बात करते हैं ना 3 मेन प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बिहार प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और आपका ये मद्रास प्रेसिडेंसी, उनमें से ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी, उसमें सिर्फ बंगाल नहीं है, उसमें उस समय का बांग्लादेश, उस समय का आज का वेस्ट बंगाल, आज का बिहार, आज का उड़ीसा, सब कुछ शामिल था। इसके अलावा एक और बात है, जो हम अशोक के समय पे पढ़ते हैं कलिंग, तो ये कलिंग मेरा कहाँ है? कलिंग भी उड़ीसा का ही पार्ट है। हम अगर महाजनपद पढ़ते हैं तो मैं बोलती हूँ अंग, अगर मुझे याद आ जाता है अंग पे, अंगराज कर्ण यानी कि आपका महाभारत का काल, या मेरे महाजनपद थे उनमें भी हमें एक मिलता है, बहुत सारे महाजनपद है, 16 महाजनपद है, अंग, वज्जी, कौशल, ये सब, इनमें जो मेरा अंगराज है वो भी कौन सा पार्ट है? उड़ीसा का ही भाग है। इसके अलावा मैं ज्योग्राफी की और थोड़ी सी बात करूं तो मुझे कुछ और भी याद आ रहा है भाई, तो वो मेरा क्या है? मयूरभंज। क्योंकि ये जो मेरी बेल्ट है ये तो मैं मानती हूँ कि सोना उगलती है भाई, सोना का होता है इसलिए सोना उगल रही है, यानी कि इसमें ये जो मेरी बेल्ट है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा वाली बेल्ट, साउथ बिहार में ले लूं, जो आपका पूरा का पूरा झारखंड ले लूं, छत्तीसगढ़ ले लूं और मैं उड़ीसा ले लूं, इस बेल्ट में मुझे सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं। और ये जो मयूरभंज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयरन ओर माइन है। मयूरभंज से क्या मिलता है भाई? सबसे पुरानी जो आयरन ओर माइंस है उनमें से ये आती है, तो मयूरभंज से लोहा मिलता है, तो ये आयरन ओर माइन है। इसके अलावा उड़ीसा में टेन, लोहा और आपका ये जो कोयला, ये सब कुछ मिलते हैं, इसीलिए फैक्ट्री इंडस्ट्रीज काफी है यहाँ पे। ठीक है, ये बातें हो गई।
मुझे याद आता है यहाँ पे अब लोहा बना रहे हैं, इतना सारा निकल रहा है, तो भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो मेरा कौन सा पोर्ट है यहाँ पे? तो पोर्ट है मेरा कौन सा? पारादीप पोर्ट। कौन सा पोर्ट बोल रहे हैं हम? पारादीप पोर्ट। तो पारादीप पोर्ट जो है वो मेरा उड़ीसा में है। ये बातें हो गई। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। आप बहुत कुछ हो गया उड़ीसा के बारे में। आई होप मेन मेन चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में गई होंगी। अब देखिए आप यहाँ पे ये फोटो है भाई, ये आपके नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरा, गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानियों के वेलफेयर के लिए जिस समिति का गठन किया है वो समिति कौन सी है? जे किशन रेड्डी आपकी, या फिर अमित शाह की, या राजनाथ सिंह, या रामविलास पासवान? उसके अध्यक्ष कौन है समिति के? किसके द्वारा गठन की गई है? तो इसमें आपका आंसर क्या है भाई? जी किशन रेड्डी। तो ये कौन है? आपके राज्य मंत्री हैं। कौन से डिपार्टमेंट के? होम मिनिस्टर के। आपको मालूम है मिनिस्ट्री जो होती है हमारी, उसमें हमारे 3 चीजें होती हैं। आपका सबसे पहले मैं बात करती हूं कि सबसे पहले कुछ अलग पेन ले लेते हैं। ओके, सबसे पहले आपके कौन होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर। सबसे पहले ऊपर कौन होता है भाई? कैबिनेट। कैबिनेट में होता क्या है? जो हमारी लोकसभा है और हमारी राज्यसभा है, इसके जो टोटल मेंबर्स होते हैं इनको हमने क्या बोल दिया? संसद है ये हमारी। अब संसद में से कुछ लोगों को तो हमने चुन के कहां पे रख दिया? कैबिनेट में रख दिया। किसी भी डिपार्टमेंट के सबसे सर्वोच्च मंत्री कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर है। उसके बाद हमारे कौन आ जाएंगे? जो हमारे कैबिनेट के बाद हमारे आ जाते हैं राज्य मंत्री। तो ये जरा ध्यान से समझिए। जैसे अगर मैंने बोला अमित शाह, तो अभी अमित शाह जो है वो गृह मंत्री है। तो वो कौन से गृह मंत्री? वो कैबिनेट गृह मंत्री, यानी कैबिनेट का पार्ट है। राज्य मंत्री कौन है? जैसे मैंने बोला गृह राज्य मंत्री है, यानी कि गृह मंत्री है परंतु इनकी कैटेगरी क्या है? राज्य। तो कैबिनेट से नंबर 2 पे नीचे कौन आता है? राज्य। और राज्य से भी नीचे कौन आ जाएगा? उप राज्य मंत्री। अब आपको कहने की बात यह है कि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं मैडम ये राज्य मंत्री कौन से राज्य का है? तो ये कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि जो राज्य मंत्री है वो किसी पर्टिकुलर राज्य का नहीं है, वो सारे राज्यों का काम देख रहा है। तो यहाँ पे कैबिनेट मंत्री को असिस्ट कर रहा है राज्य मंत्री, जो पूरे देश के सभी राज्यों का काम देखेगा, यानी इनकी हेल्प कर रहे हैं। इनकी भी फर्दर हेल्प के लिए उपराज्य मंत्री होगा। जब भी प्रधानमंत्री कोई भी मीटिंग बुलाता है तो वो मीटिंग जनरली किसके साथ करता है भाई? कैबिनेट मंत्री। और हो सकता है पूरी की पूरी कैबिनेट बैठक भी ना बुलाए। एक होता है किचन कैबिनेट, पॉलिटी में हम डिटेल में जाएंगे उन चीजों में। अभी बस इतना समझिए कि कैबिनेट मंत्री के साथ प्रधानमंत्री जल्दी ज्यादा मीटिंग्स करता है। इनको जब बुलाया जाता है तभी इनको मीटिंग में शामिल किया जाएगा। अदरवाइज कैबिनेट के साथ मिलकर प्रधानमंत्री मुख्य मुद्दों के ऊपर विचार विमर्श करता है और फिर वो जो भी प्रस्ताव होता है उसको संसद में ये लोग पेश करते हैं। तो मेन डिस्कशन पॉलिसी को लेकर कैबिनेट के साथ में पीएम करता है। ये जो है मेरी पूरी गवर्नमेंट, कैबिनेट, राज्य मंत्री, उपराज्य मंत्री, ये सब। तो सरकार का हेड कौन होता है? मुखिया कौन होता है? पीएम होता है। मैं बोलूं देश का मुखिया कौन होता है, यानी कि पूरी कंट्री का हेड कौन है? तो कंट्री का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं भाई? प्रेस लिख देते हैं, ठीक है, एब्रीविएशन फॉर्म में ये। तो ये चीजें हमारी हो गई। तो हमें ये आपको बताना था कि राज्य मंत्री क्या होता है, बाकी अपने आप में एक करंट का क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आप अगला क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघ कौन सी हो गई भाई? आपकी फीफा की बात कर रहे हैं ये लोग। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघ फीफा की 2020 की रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश प्रथम स्थान पे रहा है? तो देखिए भाई, भारत, बेल्जियम और ब्राजील और स्पेन, दो में कंफ्यूजन हो सकता है। भारत को आप एलिमिनेट कर भी देंगे। हालांकि आप सुनील छेत्री का नाम याद रहो, तो सुनील छेत्री के मैं क्वेश्चन डालूंगी। सुनील छेत्री ने काफी सारी कोटेशंस वगैरह बोली है कि भले आप हमें गाली दीजिए लेकिन हमारा गेम देखने आइए, तो इस तरह की बातें कही गई हैं। तो ये है आपका। तो हमारे यहाँ इतना पॉपुलर नहीं है फुटबॉल अभी, लेकिन बेल्जियम में, ब्राजील में, स्पेन में यहाँ पे पॉपुलर है, और खासतौर पर ब्राजील और बेल्जियम में तो काफी है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? इसका आंसर है क्या? बेल्जियम। अब जब मैं बेल्जियम बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं आपसे पूछ सकती हूँ क्या? बेल्जियम की राजधानी। तो बेल्जियम की राजधानी किस किस को मालूम है? तो क्या है आपका? ब्रुसेल्स, ठीक है। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है आपकी? ब्रुसेल्स है। अब देखें तो बेल्जियम की राजधानी क्या है भाई? ब्रुसेल्स। अब इसके बाद में एक और चीज मुझे जो याद आ रही है वो पॉलिटी से रिलेटेड है। एक कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी मैं यहाँ पे, हालांकि डिटेल में तो पॉलिटी में आता है। दो तरह के सिस्टम होते हैं,
फेडरलिज्म क्या होता है हमारा संघीय व्यवस्था, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, शक्तियों को बंटवारा करते हैं। तो हमारी जो फेडरलिज्म सिस्टम है, तो उसमें हम दो तरह से शक्तियों को बंटवारा करते हैं। एक टाइप होता है फेडरलिज्म का कमिंग टुगेदर, और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर का मतलब होता है राज्य अपनी मर्जी से आते हैं साथ में और मिलकर एक यूनियन बनाते हैं, यानी एक देश का निर्माण करते हैं। दूसरा जो है होल्डिंग टुगेदर, उसमें जो केंद्र है वो शक्तिशाली है, यानी कि एक देश है जिसकी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है, वो अपनी पावर का यूज करके राज्यों को होल्ड करके बैठी है, तो वो क्या हो जाएगा, होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में राज्य अपनी मर्जी से आ रहे हैं, होल्डिंग टुगेदर में बात हुई होगी, आपके साथ संधि हुई होगी और उसके बाद केंद्र पकड़ के बैठा है राज्यों को। अब सीधी सी बात है, जब अपनी मर्जी से आएंगे तो केंद्र और राज्यों की शक्तियां बराबर होंगी, जिनमें कि केंद्र कभी भी राज्य के ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकता, राज्य को कोई फैसला मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। परंतु जो हमारा होल्डिंग टुगेदर है, इसमें केंद्र शक्तिशाली है, तो केंद्र कभी भी आपका कोई भी आदेश राज्यों के ऊपर जारी कर सकता है। हालांकि वो राज्यों को स्वायत्तता देता है, उनको फ्रीडम देता है, परंतु डोमिनेट कौन कर सकता है या किसकी शक्तियां ज्यादा है, केंद्र की है। एग्जाम्पल सुन लीजिए, जो होल्डिंग टुगेदर है इसका एग्जाम्पल में आता है आपका स्पेन, बेल्जियम और इंडिया, जिसको मैं एसबीआई के नाम से याद रखती हूँ। तो एसबीआई में मैंने क्या बोला भाई, बेल्जियम कंट्री आता है। तो ये कौन से है, होल्डिंग टुगेदर, जहां पे केंद्र शक्तिशाली है। भारत में भी केंद्र शक्तिशाली है, स्पेन में भी केंद्र शक्तिशाली है। दूसरा जो मेरा एग्जाम्पल था कि कमिंग टुगेदर, जो अपनी मर्जी से आ रहे हैं, जैसे कि यूएसए। अब यूएसए जो है, इसमें क्या है, बहुत सारे जो राज्य हैं वो अपनी मर्जी से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जो यूनाइट हुए हैं और अमेरिका का पार्ट बनने के लिए राजी हुए हैं। तो वो कभी भी चाहे तो अलग भी हो सकते हैं। स्विट्जरलैंड है, उसमें से कभी भी अलग होना चाहे तो उसके राज्य अलग हो सकते हैं, अमेरिका में से अलग हो सकते हैं। तो ऐसे जगह जहां पे कि राज्य जब भी चाहे वो अलग भी हो सकते हैं, हालांकि देश होने नहीं देता है आसानी से। इसमें अभी एक और कंट्रोवर्शियल कुछ मुद्दा चल रहा है रंग भेद को लेके, तो वो भी हम एक इंडिविजुअल उसके लिए एक टॉपिक लेके आएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि केंद्र कोशिश करता है कि देश के टुकड़े ना हो, लेकिन हो सकते हैं, और ऐसे में यहाँ पे क्या होता है, ड्यूअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता मिलती है। परंतु यहाँ पे जो आपका सिस्टम है, ये वाला इंडिया का हो जाए, चाहे स्पेन का हो जाए, चाहे बेल्जियम का हो जाए, जिसमें होल्डिंग टुगेदर है, यहाँ पे एकल नागरिकता होती है। जैसे कि आज अगर मैं हूं, तो मैं राजस्थान में रह रही हूँ, जयपुर की निवासी हूँ, तो क्या हो जाएगा कि भाई मेरे पास में यहाँ का डोमिसाइल हो गया, मैं इतने सालों से रह रही हूँ, मेरी एजुकेशन यहीं की है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास राजस्थान का नागरिक का एक पत्र अलग है, एक आईडी अलग है और मेरी इंडियन आईडी अलग है। मेरे पास एक ही आईडी है और वो मेरी क्या है, नेशनल आईडी इंडियन सिटीजनशिप की। मेरे पास राजस्थान की कोई सिटीजनशिप अलग से नहीं है, ठीक है। तो वही चीज बोल रहे हैं कि दोहरी नागरिकता नहीं होती है, भारत में एकल नागरिकता है। आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को छोड़ के। अगला है हमारा, ये देख लीजिए, बेल्जियम है। भारत इसमें रैंकिंग में किस हिसाब से रहा है भाई, 108वें स्थान पे रहा है। फीफा की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं आपसे कई बार, तो देख लीजिए, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल। तो ये क्या होता है, फीफा एक्चुअली में आपका जो है वो दूसरे लैंग्वेज का वर्ड है, तो उसको इंग्लिश में इसीलिए थोड़ा सा आगे पीछे करके हम लोग अरेंज करके फुल फॉर्म बताई जाती है हमेशा। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है, जूरिक में। जूरिक कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। अभी अभी डिस्कस किया था स्विट्जरलैंड का कि ड्यूअल सिटीजनशिप होती है यहाँ पे। 2022 में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होना है, जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होना है, वो कहां पे होगा, तो बिड होती है इसकी। जैसे कि कहते हैं ना कि बिडिंग प्रोसेस होता है जिसमें बोली लगाई जाती है, तो किसने बिड जीत ली है भाई, कतर ने जीत ली है। और आपको अब कतर की अगर बात आ रही है, तो ये कहां पे है भाई, अरब कंट्रीज में ही एक आपका कंट्री है कतर, बिल्कुल बॉर्डर पे है। और कतर ने हाल फिलहाल में इसका एक और नाम रहा था न्यूज में कि कतर ने अपना नाम ओपेक से कटवा लिया था। ओपेक क्या है, आपके ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है उनका एक समूह है, तो ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, इनका समूह है ओपेक। उसमें से कतर ने अपना नाम कटवा लिया, उससे मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं वो नाराज हो गई। ये लोग इसलिए बनाते हैं इस तरह के ग्रुप कि ऑयल के जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ावा दिया जाए और कुछ सेम रेट रखी जाए ऑयल और पेट्रोल की। अब कतर ने कटाया तो बाकी के मिडिल कंट्रीज जो है मिडिल एशिया की, वो नाराज हो गई।
तो वो लोग प्लान कर रहे हैं कि एक कैनाल बनाएंगे, और कतर एक तरफ से तो समुद्र से है ही, जिस तरफ से वो कंट्रीज से जुड़ा हुआ है उस जगह कैनाल बना देंगे। तो कतर आने वाले समय में अगर इन्होंने ये कैनाल बना दी तो कतर कंट्री ना बन के चारों तरफ से फिर पानी से घिर जाएगा, तो क्या कहलाएगा? आइलैंड कहलाएगा। तो कतर को एक आइलैंड में परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं। कतर में प्रॉब्लम भी आई थी अभी हाल फिलहाल में, बहुत ज्यादा वहां पे इन्फ्लेशन महसूस किया गया था, क्योंकि देशों ने क्या किया, वहां पे सामान भेजना बंद कर दिया, वहां से बिजनेस करना बंद कर दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट थोड़ा सा कमी आई, तो इसकी वजह से महंगाई बढ़ गई, तो कतर के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ये सब बातें हुई थी कतर से रिलेटेड। आगे देखते हैं। स्वयं प्लेटफॉर्म, ये है भाई, ये कुछ हम लोगों का फील्ड है। स्वयं प्लेटफॉर्म इज डेवलप्ड फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। स्वयं प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए शुरू किया गया है, तो आपके लिए ऐसा कुछ पूछ सकते हैं कॉन्सेप्ट कि ये जो है ये किसके कोलैबोरेशन से बना है। तो मैंने बोला एक है हमारा MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, AICTE, ये है आपका ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, माइक्रोसॉफ्ट, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है बेटा ऑल ऑफ दीज। ये तीनों चीजों को मिला के, तीनों के कोलैबोरेशन है, इन दोनों ने तो मिलाया है, और किसकी सहायता से? माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से स्वयं प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। स्वयं के अंतर्गत क्या है, जैसे कि हमने भाई ऑनलाइन हमने ये क्लासेस अफोर्ड करी, अब क्या है कि भाई इस तरह की जब स्कूल से कुछ क्लासेस वगैरह CBSE द्वारा दी गई, तो हर क्लासेस जो ऑनलाइन स्कूल वगैरह चला रहे हैं, अब बच्चा गाँव में बैठा है, उसका इंटरनेट नहीं चल रहा, कोई और दिक्कत आ रही है, तो वो क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा है, उसकी पढ़ाई की नुकसान हो रही है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने अपना एक प्लेटफॉर्म निकाल दिया स्वयं, और टीवी पे जितने क्लासेस हैं, क्लासेस 1 to 12, ऐसे सरकार ने अभी 2020 में 12 चैनल चला दिए, और 12 चैनल से 12 क्लासेस को एजुकेशन दी जा रही है, यानी एक चैनल पे एक क्लास की पढ़ाई आएगी। तो ये सब चीजें जो है वो स्वयं के थ्रू हेल्प से ये सब करी जाती है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, ये मैंने स्वयं का ही बस डाला है लोगो। द फुल फॉर्म ऑफ अर्पित, ठीक है, ये भी हमारे से रिलेटेड बात है भाई। अर्पित जो है ये क्या है, टीचर्स के लिए ही है, लेकिन इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम्स जो और पॉलिसीज आती हैं उन पे क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो ये बोल रहे हैं अर्पित की फुल फॉर्म क्या है? एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, एनुअल रिफ्रेशमेंट प्रोग्राम इन टीचिंग, या एसोसिएशन ऑफ रीजनल प्रोग्राम इन टीचिंग, या नन ऑफ दीज। तो कंफ्यूजिंग ऑप्शन ही बना के डाले हैं मैंने जानबूझ के। तो इसका आंसर क्या है? पहला वाला है। तो देख लेते हैं आपका एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। इसमें क्या है भाई, अर्पित जो है इस प्रोग्राम में बहुत सारे कोर्सेज दिए गए हैं, कई सारी IITs हैं वो भी इसमें एसोसिएट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है जो वो भी इसमें एसोसिएट है, और वो लोग उनके थ्रू सरकार टीचर्स को, हायर एजुकेशन वाले एजुकेटर्स को आपकी कोर्सेज ट्रेनिंग दे रही है। बहुत सारे इसमें कोर्सेज हैं, मैंने भी काफी सारे कोर्सेज सर्च किए, मुझे भी अपनी पसंद के मिले हैं, तो मैं खुद इसमें एनरोल करने वाली हूँ। 40 घंटे का इसका प्रोग्राम होता है। तो आगे देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन, क्या बात कर रहे हैं? व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, किसका पार्ट है? UN का पार्ट है। तो बोल रहे हैं WTO में किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? किसे किया गया? रवीश कुमार, जावेद अशरफ, या ब्रजेंद्र नवनीत, या पंकज सरन। तो आंसर क्या है इसका भाई? नवनीत है, ब्रजेंद्र नवनीत। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और चीज याद दिलाना चाहूंगी जो उससे पहले हम डिस्कस कर चुके अपनी स्लाइड्स में। कौन सा? वर्ल्ड बैंक वाला, क्योंकि दोनों इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बातें आ गई भाई। वर्ल्ड बैंक जो है वो भी मेरे इकोनॉमिक्स में मैं पढ़ती हूँ, WTO के बारे में भी इकोनॉमिक्स में पढ़ती हूँ। तो मैंने बोला कि अभी वर्ल्ड बैंक में भी एक चीफ एडवाइजर जो नियुक्त हुए थे, राजीव टोपनो, इस पे मैंने क्वेश्चन पहले डाला हुआ था कि ये किसके मुख्य सचिव, निजी सचिव रह चुके हैं। तो किसके रह चुके हैं? मोदी के, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे, उनके रह चुके हैं। और अभी का क्वेश्चन क्या है कि इंडिया का एम्बेसडर, एम्बेसडर मतलब राजदूत आपका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्यापार संगठन में किसको नियुक्त किया गया? नवनीत। अब यहाँ पे बात आती है, हल्का सा मैं बता दूंगी WTO क्या होता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इससे पहले मुझे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एक लिबरलाइजेशन और दूसरा आपका ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं हम सरलीकरण। जब हम किसी भी, अगर मान लीजिए भाई मैंने, अनुजा भारद्वाज ने कोई कंपनी बना ली अपनी, ठीक है, अब उस कंपनी के प्रोडक्ट को मैं बाहर भी बेचना चाहती हूँ, तो अब मैंने बोला कि अनुजा प्रोडक्ट्स बाहर जा रहे हैं। अब अनुजा प्रोडक्ट्स बाहर तब बिकेंगे जब बाहर वाला देश मेरे ऊपर टैक्सेस कम लगाएगा,
मेरे को कंडीशंस कम रखेगा, यानी टर्म्स एंड कंडीशन इजी होंगी, उस देश में मेरे लिए व्यापार करना आसान होगा, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, यानी सड़कें अच्छी होंगी, टेलीकॉम सर्विसेज अच्छी होंगी, इंटरनेट सुविधा होगी मेरे लिए, तब जाके मैं क्या करना चाहूंगी, वहां पे अपना प्रोडक्ट ले जाना चाहूंगी। यानी कि एक तो गवर्नमेंट प्रोसीजर, यानी ऐसा नहीं हो कि मेरे को एक अप्रूवल लेने के लिए कि अनुजा प्रोडक्ट्स को मुझे बेचना है किसी देश में एक्स कंट्री में, और एक्स कंट्री का प्रोसीजर इतना टफ है कि मैं फाइल को लेके ही पूरी गवर्नमेंट उसमें मिनिस्ट्री में घूम रही हूँ, 6 महीने मेरे को ऐसे ही बीत गए, फाइल ही मेरी आगे नहीं बढ़ी। तो यानी कि प्रोसीजर को सरल करना, टैक्सेस को कम करना कहलाता है लिबरलाइजेशन, सरलीकरण। जितना लिबरल कंट्री होगी, यानी जितना लिबरलाइजेशन हम लाएंगे इकोनॉमी में, उतने बाहर के देश हमारे यहाँ आना पसंद करेंगे। बाकी फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं, जैसे हमारे यहाँ सड़कें कैसी है, इंटरनेट कैसा है, वो सब चीजें भी है, ट्रांसपोर्ट कैसा है। अब जब बाहर की कंपनी हमारे यहाँ आएंगी और हम बाहर जाएंगे, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, यानी इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट कंपनीज थ्रू आउट द नेशंस, यानी कि इंटरकनेक्शन अब्रॉड में, बाहर में दूसरे देशों के साथ कंपनीज का ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। बाहर की कंपनी हमारे यहाँ जाए, हमारी कंपनी बाहर जाए। जैसे अभी आपने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत सुना ही है, भाई मोदी जी कह रहे हैं कि भाई अपने इंडियन कंपनी है उनके प्रोडक्ट्स को यूज करिए। जैसे आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर है, तो नाम ही हिंदुस्तान है, कंपनी अमेरिका की है। तो इन द सेम वे मैं ये कहना चाह रही हूँ, नेस्ले कितना यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, मैं खुद भी यूज करती हूँ रेगुलर में। नेस्ले कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की है। तो इसी तरीके से हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब हम लोग ये चीजों को समझेंगे तो आगे की बातें समझ में आती हैं। तो ये जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कौन कर रहा है, हम किसके प्रेशर में है, तो थोड़ा बहुत जो प्रेशर डालता है वो कौन डालता है, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का काम है कि देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देना, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के लिए सदस्य देशों को मोटिवेट करना, ये है। आगे इसकी डिटेल और भी आएगी जब हम यूएन की स्लाइड्स करेंगे। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है हमारा, 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध कौन खड़ा, अभी होने वाले हैं 2020 में, मालूम है सबको। तो ये हमारा, इनके ऑपोजिशन में कौन है, हिलेरी क्लिंटन ऑब्वियसली पहले थी, इस बार नहीं है। जो बिडेन, बर्नी सैंडर्स, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन है भाई, आपका जो बिडेन है, फोटो दे दिया मैंने, ये बिडेन, ये हमारा डोनाल्ड ट्रंप। आगे देखते हैं, भारतीय एयरटेल, इसको 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन कौन दे रहा है भाई, सारे बढ़िया कंपनी है, सब दे सकते हैं, अमेजन, ट्विटर, फेसबुक या वॉलमार्ट। तो इसका आंसर क्या है भाई, आपका अमेजन। यहाँ पे ये तो एक मेरा हो गया इसका करंट का क्वेश्चन। साथ में मैं अगर ऐसे पूछ रही हूँ कि अमेजन के हेड कौन है, तो वो मेरा करंट ना कह के क्या कहलाएगा, वो जनरल अवेयरनेस कहलाएगा। अमेजन के हेड कौन है, जेफ बेजोस। और अभी हाल फिलहाल में आपका न्यूज में भी रहे थे, क्योंकि जो इनकी वाइफ है उनसे इनका डाइवोर्स होने वाला है। तो ये जेफ बेजोस क्या है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, और इनकी वाइफ जो है डाइवोर्स में, आपको मालूम है ना, अब्रॉड में, फॉरेन कंट्रीज में डाइवोर्स होने पे 50% प्रॉपर्टी फीमेल को चली जाती है। तो इनकी जो वाइफ है वो उस 50% शेयर की वजह से दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में नाम आ गया उनका। तो बात ये आ रही है, इसलिए मैंने फोटो भी डाल दिया आपके इंटरेस्ट के लिए, दोनों का साथ में डाला है, काम तो मुझे इसी से था बट ऐसे ही डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये है आपके जेफ बेजोस। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है ये आपका, ये मैंने 89 नंबर इसलिए दिख रहा है क्योंकि आज हमारे इस सीरीज के साथ में 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो आप पहले के भी एपिसोड्स देखें। हाल ही में किस पड़ोसी देश ने भारत के सीमावर्ती इलाकों में इंटरनेट पर रोक लगा दी है? अब हाल ही में मैंने ये डाला है, हम लोग वीडियो क्योंकि 2020 में बना रहे हैं, बट हाल ही में मैंने इसीलिए इसको डाल दिया, 2019 की बात है, दिसंबर 2019 की। होना क्या था, 30-31 दिसंबर की ये न्यूज आ रही थी, हर न्यूज़पेपर में थी, हर न्यूज चैनल पे थी ये न्यूज, क्योंकि बांग्लादेश में क्या होने थे, इलेक्शन होने थे, ठीक है। तो है क्या वहां पे कि बांग्लादेश में जो इलेक्शन होने थे उसकी वजह से नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चाइना, तो आंसर तो समझ में आ ही गया कि बांग्लादेश की बात हो रही है। तो इलेक्शन में कि कुछ लोग इलेक्शन की प्रोसीजर को इंटरप्ट ना करें, इंटरनेट पे इस तरह के मैसेजेस आजकल फॉरवर्ड होते हैं ना, आजकल तो इंटरनेट सबसे ज्यादा माध्यम है जल्दी से न्यूज को सर्कुलेट करने का, या कोई भी भड़काऊ मैसेज है उसको फॉरवर्ड करने का, या कोई भी, आप अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। इंटरनेट आज के टाइम में जो भी टेक्नोलॉजी है वो अच्छी भी है, बुरी भी है। तो उस समय इलेक्शन को सेव करने के लिए ये चीज करी गई थी। हुआ क्या, वहां पे आपका 2 व्यक्ति होते हैं, एक तो आपके खालिदा जिया और एक कौन है, शेख हसीना। तो शेख हसीना के ओपोनेंट कौन रहा, खालिदा जिया। ये दोनों पीएम बन चुकी हैं, शेख हसीना 4th टाइम पीएम बनी है,
ठीक है। आपका जो है मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश को जब फ्रीडम मिली थी, कब मिली थी आपकी, 25 मार्च को मिली थी 1971 में। तो 25 मार्च 25 मार्च 1971 को जब फ्रीडम मिली थी, तो मुजीबुर रहमान पहले क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे बांग्लादेश के, बाद में पीएम भी बन गए थे। तो ये मुजीबुर रहमान से भारत के रिश्ते अच्छे रहे। भारत ने इसीलिए जो एक गई थी ना आपकी तारिणी विंग गई थी, तो तारिणी जो गई थी वो आपका बांग्लादेश को फ्रीडम दिलाने के लिए गई थी। पहले बांग्लादेश क्या था, ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान दो टुकड़ों में था, एक तो हमारा पाकिस्तान जो है उसको तो वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे, और इधर वाला जो या पाकिस्तान ही बोलते थे खाली, और इधर जो बांग्लादेश था उसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। तो उसको आजाद कराने की ये जो डिमांड थी ये शुरू हो गई थी 1970 में, काफी एग्रेसिव हो चुकी थी ये सब बातें। और फाइनली 1971 25 मार्च को वहां पे इतने दंगे वंगे शुरू हो चुके थे 70 से ही, और आपको मालूम है कि बहुत सारे माइग्रेंट्स आए थे भारत, ये 1970 और 71 का ही टाइम है। फाइनली इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट चल रही है, तो उस टाइम पे इसको बांग्लादेश को आजादी मिली, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश नाम से स्थापित किया गया। मुजीबुर रहमान पहले प्रेसिडेंट बने, आने वाले टाइम में वो पीएम के इलेक्शन के लिए भी इलेक्ट हुए थे, और उनकी जो बेटी है वो है शेख हसीना। तो एक कॉमन सा ये देखा जाता है कि जब शेख हसीना पीएम रहती है तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा सौहार्द होते हैं, मतलब सब कुछ स्मूथ चलता है। और जब खालिदा जिया का टाइम आया था बीच में, तो भारत और बांग्लादेश में कुछ ना कुछ तनाव की बातें शुरू हो जाती थी, ऐसा ऑब्जर्व किया गया। तो देख लेते हैं, मैंने फोटो भी लगा दी है दोनों की। ये है हमारी कौन, आपकी शेख हसीना, और ये कौन है, खालिदा जिया। आगे देखते हैं अगला स्लाइड। नेक्स्ट है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। सीडीएस बोलते हैं हम, सीडीएस का वो एग्जाम नहीं जो हम लोग क्लियर करके बैठे, वो नहीं है, ये आपका क्या है भाई, दूसरा क्वेश्चन है कि सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसको बनाया गया। चारों ऑप्शन मैंने काम के डाले हैं, जनरल बिपिन रावत, मनोज मुकुंद नरवाने, करमबीर सिंह, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ये चारों के चारों नाम आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, कहीं से भी कंफ्यूजन होने का तो चांस ही नहीं है इसमें। क्यों भाई, बिपिन रावत जो हैं ये तो हमारे क्या है, सीडीएस नियुक्त हुए। हुआ क्या था, 30 दिसंबर 2019 को इनको सीडीएस की पद दी गई थी, ऑफर दी गई थी, इन्होंने साइन कर दिया था। उसके बाद 1 जनवरी 2020 को इन्होंने सीडीएस के पद को ग्रहण किया। तो दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि 30 दिसंबर 2019 तक ये आर्मी चीफ भी थे, तो दो पद तो एक साथ हो नहीं सकते। बात आ रही थी कि भाई आर्मी चीफ है और यही सीडीएस है, लेकिन क्या था, पद ऑफिशियली ग्रहण 1 जनवरी 2020 को किया, जब इनका रिटायरमेंट हो गया था आर्मी चीफ से, और इन्होंने सीडीएस की पोस्ट को ले लिया। तो आर्मी चीफ इनकी जगह कौन बने, तो आर्मी चीफ इनकी जगह आपके कौन बने हैं, नरवाने, मनोज मुकुंद नरवाने कौन बने हैं, आर्मी चीफ। यहाँ पे अब बात आती है कि इनमें से एक नेवी वाले हैं और एक आपके एयरफोर्स वाले हैं। जानबूझ के मैंने इसमें आपको पोस्ट नहीं लगाई, क्योंकि अगर मैं बोलती हूँ करमबीर सिंह या मैं बोल दूं एडमिरल करमबीर सिंह तो आप तुरंत समझ जाएंगे। तो और या फिर मैं बोलूं आपका ये राकेश कुमार सिंह भदौरिया और इनको मैं बोल दूं एयर मार्शल, तो बातें समझ में आ जाती है कि कौन किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या है भाई, जनरल बिपिन रावत तो आपको पता होनी ही चाहिए, सबकी फोटोज भी देख लेते हैं। बिपिन रावत हैं ये हमारे सीडीएस। इसके बाद देख लें आप एयर मार्शल राकेश सिंह भदौरिया, एयरफोर्स के चीफ हैं। आगे देख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारे एडमिरल करमबीर सिंह, ये हमारे क्या है, नेवी चीफ है, और ये हमारे कौन है, नरवाने जी, मुकुंद नरवाने जी, ये क्या है, आर्मी चीफ है। तो चारों पोस्ट आपको पता होनी चाहिए विद फोटो, आप शक्लें भी देख लें। ये तो आपको, अगर आप डिफेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये तो बेसिक है, बिल्कुल कहते हैं ना एबीसीडी का, बस ये ए है ये चारों बातें। नेक्स्ट देखें, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए कुछ मूवीज सेलेक्ट की गई हैं और कुछ विशेष फिल्मों की एक श्रृंखला बनाई गई है। तो ये किस मंच के थ्रू सामने लाई जा रही है, यानी कि अपने क्या किया है कि जो अपने 10 खेल चुने हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हमने उससे रिलेटेड जो मूवीज बनी है जो उस स्पोर्ट्स के ऊपर है उनकी एक सीक्वेंस बना दिया, और उसको किस प्लेटफॉर्म पे हम लोग प्रमोट करने वाले हैं। खेलो इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, फिट इंडिया या फिर आयुष्मान भारत। तो क्या है इसका आंसर, फिट इंडिया इज द आंसर। तो ये है हमारा फिट इंडिया।
आगे देखते हैं। अब फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। फिट इंडिया मूवमेंट क्या था? नरेंद्र मोदी द्वारा ही शुरू किया गया है। कौन सी डेट को? 29 अगस्त 2019 को। और ये जो आम नागरिक है वो स्पोर्ट्स के द्वारा और रेगुलर एक्सरसाइज के थ्रू फिट रहे, उसके लिए ये आपका प्रोग्राम है। मेरी तरफ मत देखिए, आई एम नॉट मोटिवेटेड थ्रू दिस। नेक्स्ट देखिए, फिट इंडिया। नेक्स्ट है आपका, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा परिवहन, क्या है भाई, स्पेस के लिए परिवहन अंतरिक्ष जहाज लॉन्च किया है? तो ये सबसे बड़ा स्पेस का आपका स्पेसशिप मानी जा रही है कि विश्व का सबसे बड़ा स्पेसशिप है जो कि लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? चाइना, जापान, भारत या अमेरिका? तो इसका आंसर देख लीजिए, जापान। और आपको जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम मैंने एक पहले की स्लाइड में डाला हुआ था, जैक्सा। ठीक है, तो ये आपका जापान, ये एस्ट्रोनॉमिकल एक्सप्लोरेशन एजेंसी करके नाम है इसका। तो ये जैक्सा के थ्रू ये उसका लॉन्चिंग का ही मैंने फोटो डाल दिया है। तो सबसे बड़ा स्पेस शिप इन्होंने लॉन्च किया था भाई वर्ल्ड का सितंबर 2019 में। तो जहाज, इसके नाम भी देख लीजिए, रॉकेट का नाम क्या था, जहाज का नाम क्या था? रॉकेट का नाम है H2B और जहाज का नाम क्या है आपका? क्यूनोटॉन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के बिरला, ये सरस्वती, ये वाला एक तो क्वेश्चन ऐसे भी देखा गया है, मैंने ऐसे भी देखा है इसको कि सरस्वती सम्मान जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान एक तो साहित्य से रिलेटेड है, एक बात कवर हो गई। दूसरी बात, के बिरला फाउंडेशन जो है उनके द्वारा दिया जाता है। तो बिरला फाउंडेशन का ये अवार्ड है। ठीक है, इसमें ये है, इसके विजेता इस बार के कौन है? ठीक है, ये अभी इस बार का पूछ रहा है, यानी 2019 का। 2020 के तो अभी डिक्लेयर ही नहीं हुए हैं। 2019 में किसको मिला है? वासुदेव मोही, के शिवा रेड्डी, सितांशु यशचंद्र या महाबलेश्वर सेल? तो इसका आंसर क्या है इस बार का? 2019 में मिला है वासुदेव मोही को। बाकी जो मैंने तीनों ऑप्शन डाले तीनों रेलेवेंट है। 2019 इनको मिला है, 2018 के शिवा रेड्डी को मिला है, 2017 का सितांशु यशचंद्र को मिला है, 2016 का महाबलेश्वर सेल को मिला है। तो ये है आपके इसका आंसर। ये देख लीजिए, इनका मैंने फोटो डाल दिया है। ये जो वासुदेव मोही है, इन्होंने क्या लिखा है भाई? शॉर्ट स्टोरी लिखी है, सिंधी है, ये सिंधी लैंग्वेज में उन्होंने लिखा था एक शॉर्ट स्टोरी, उसकी वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। तो देख लीजिए, आपका ये वार्षिक पुरस्कार है जो कि उत्कृष्ट गद्य या कविता साहित्य में जो भी हमारे भारत के संविधान में अनुसूची 8 में जो हमारी भाषाएं हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे भी कवर होता है कि भारत की जो भाषाएं हैं 22 लैंग्वेजेस जो है वो किस में है? अनुसूची 8 में है। शेड्यूल 8 में जो हमारी 22 लैंग्वेजेस रजिस्टर्ड हैं उनमें जिसने भी कार्य किया हो कोई भी साहित्य में, उसकी कृतियों के लिए ये सम्मान दिया जाता है आपका। तो ये है आपका भाई सरस्वती सम्मान और ये इनको मिला है। नेक्स्ट देख लीजिए, इनकी ये जो थी ये आपका कौन सी थी? चेकबुक, इनकी वो शॉर्ट स्टोरी का नाम था, ये आप देख सकते हैं, चेकबुक शॉर्ट स्टोरी थी, उसको ये मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश द्वारा घोषित भोपाल मेट्रो ट्रेन का नाम क्या रखा गया है? तो भोपाल मेट्रो ट्रेन का नाम रखा गया राजा बर्मन, अशोक बर्मन, राजा भोज या नरसिंह बर्मन? सारे एक से ऑप्शन डाले हैं मैंने। तो इसका आंसर क्या है भाई? राजा भोज। राजा भोज नाम से वहां पे मेट्रो ट्रेन चलेंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2019 में खोजे गए बृहस्पति जैसे ग्रह का नाम क्या है? तो ये कुछ नाम दे रखे हैं, तो इसमें से सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 4। तो ये आपका जो है ये ग्रह, इसको ये कि ये बृहस्पति के पास में, ये क्या है, सूर्य के पास में एक और तारा माना गया है, तो उस तारे के अराउंड में ये अपना चक्कर काट रहा है। बृहस्पति के जैसा बड़ा ग्रह है और उस तारे का चक्कर ये कितने महीने में काट लेता है? लगभग 7 महीने में। 7 महीने में ये कवर करता है। बौना तारे के रूप में ये परिक्रमा कर रहा है बौने तारे की। 30 प्रकाश वर्ष जो है वो दूर है ये सूर्य से, ये तारा। प्रकाश वर्ष आपको पता ही है, लाइट ईयर क्या होता है भाई? डिस्टेंस नापते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, फिजिक्स का भी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है कि ग्रहों और तारों के बीच में या अंतरिक्ष में दूरी नापने के लिए कौन सी यूनिट यूज होती है? तो क्या है आपका? लाइट ईयर है। अब देखें 2 अक्टूबर 2019, 2 अक्टूबर 2019 बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? 2019 तो वैसे भी गांधी जी के बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1919 में भी गांधी जी ने बहुत सारे प्रोग्राम किए थे जो कि आपके 100 साल हो रहे थे, गोल्डन जुबली हो रही थी। इस तरह से भी क्वेश्चन आया हुआ है। सीडीएस में क्वेश्चन एक बार आया था, 2018 में क्वेश्चन था सीडीएस का, उसमें ये पूछा था गांधी जी के किस प्रोग्राम को, अभी सीडीएस या आई थिंक एनडीए का था, लेकिन क्वेश्चन ये था कि 2018 में गांधी जी के किस सत्याग्रह मूवमेंट के
गोल्डन जुबली मनाई गई है, यानी 100 साल पूरे हो गए हैं। तो 2018 के 100 साल यानी कि क्या हो जाएगा 1918। 1918 में कौन सा मूवमेंट आया था सत्याग्रह? आपका आया था अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट, और एक आपका था 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह। तो उन्होंने ऑप्शन में इनमें से कोई एक दे रखा था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। अब देखें यहां पे ये पूछ रहे हैं कि 2019 में 2 अक्टूबर को, जो गांधी जी का जन्मदिन है 2 अक्टूबर को, तो इसमें गांधी जी के 150 साल हो गए जयंती को। तो ये 150 साल में कौन सी योजना को कंप्लीट मान लिया गया है कि ये सफलतापूर्वक पूर्ण हुई? तो ये इन्होंने, मोदी जी ने ही अनाउंस किया था इसके बारे में। स्वच्छ भारत, खुले में शौच मुक्त, पॉलिथीन युक्त भारत, या फिर आपका भ्रष्टाचार मुक्त देश। तो इन चारों में से कौन सी है भाई? खुले में शौच मुक्त योजना जो थी उसको कंप्लीट मान लिया गया। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो गांधी जी का ये हुआ था, इसमें ये जो आपको मैंने दे रखा है मार्क, ये क्या है? 150 का सिक्का है। ऐसा नहीं है कि आप और मैं 150 के सिक्के को लेन देन में यूज करेंगे, ये प्रतीकात्मक सिक्के लॉन्च किए जाते हैं। तो ये सिंबॉलिक कॉइन जस्ट टू गिव रेस्पेक्ट, मोदी जी ने लॉन्च किया था 150 का सिक्का, किसके वर्षगांठ पे? तो ये आपका गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पे। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हुई थी 150वीं वर्षगांठ पे, उनको मैंने इस तरह से एक क्वेश्चन बनाया है सब्जेक्टिव। हर पॉइंट को ध्यान से देखिए, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये जो 2019 में 150वीं वर्षगांठ आई थी, इसमें क्या हुआ है। पॉइंट नंबर ए, पीएम मोदी ने 150 रुपए का स्मारक सिक्का लॉन्च किया, बिल्कुल अभी अभी बात हो गई, तो सही है ये पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, उज्बेकिस्तान, टर्की, श्रीलंका, फिलिस्तीन और यूएन, संयुक्त राष्ट्र, और भी बहुत सारे देश हैं, फ्रांस वगैरह भी हैं इस लिस्ट में, और भी बहुत सारे देश हैं, उन लोगों ने डाक टिकट जारी करके गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। बिल्कुल सही पॉइंट है, उन्होंने गांधी जी को, सब लोग आपका एक नेशनल लीडर और बल्कि इंटरनेशनल सिंबल मानते हैं अपार्थिव सिस्टम के अगेंस्ट में। गांधी जी के नेशनल मूवमेंट को भी बहुत ज्यादा सराहा जाता है, तो उसकी वजह से सबने रेस्पेक्ट देने के लिए गांधी जी के नाम पे क्या चलाए थे? डाक टिकट जारी किए। बिल्कुल सही पॉइंट है। पॉइंट नंबर सी देख लेते हैं। पॉइंट नंबर सी है कि दुबई की सबसे ऊंची इमारत, तो पॉइंट मेरा यहाँ पे भी कवर हो जाता है कि दुबई की सबसे ऊंची इमारत क्या है भाई? बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा के ऊपर तिरंगे की लाइटिंग की गई थी, और गांधी जी की जो तस्वीर है उसको, गांधी जी की तस्वीर को लाइटों के जरिए प्रोजेक्ट किया गया था। सही है ये भी ऑप्शन, बिल्कुल किया गया था। नेक्स्ट देख लीजिए, गांधी जयंती को हर साल अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऐसा है। तो आपको ये सारी जानकारी इसमें दी गई है एक ही क्वेश्चन में। तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी कि इंटरनेशनल नॉन वायलेंस दिवस, नॉन वायलेंस डे, किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? गांधी जयंती पर मनाया जाता है। तो उपयुक्त में से कौन से सही है भाई? ए बी या एबीसी, एबीडी या एबीसीडी? तो चारों ऑप्शन सही हैं, अभी हमने डिस्कस भी कर लिए। तो इसका आंसर क्या है आपका? 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रतिबंधित कर दी हैं? क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं, इनके लिए इतना कोई सिलेबस कंप्लीशन की प्रेशर नहीं है जो आपके ऊपर और हायर स्टडीज वालों के ऊपर रहती है। तो बोल रहे कौन से राज्य ने बंद किया? महाराष्ट्र ने, दिल्ली ने, कर्नाटक ने, राजस्थान ने? तो राजस्थान को मत लीजिए इसमें लिस्ट में। तो आंसर क्या है इसका? कर्नाटक। कर्नाटक ने भाई इसको एग्जम्प्ट कर दिया है 5th क्लास तक के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अश्विनी भाटिया, अश्विनी भाटिया को हाल ही में किस बैंक का हेड बनाया गया है? किस बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, या कैनरा बैंक? तो इसका आंसर है आपका एसबीआई। यहाँ पे जो हमने एसबीआई की बात करी, तो हम एसबीआई के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और भी लेंगे। मैंने आज ही आपसे प्रेसिडेंसी के बारे में डिक्लेयर किया कि 3 प्रेसिडेंसी होती हैं। 3 प्रेसिडेंसी क्या है भैया हमारी? बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी। अब हम बात ये कह रहे हैं कि इन तीनों प्रेसिडेंसी में 3 बैंक खोली गई थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे। बाद में इन तीनों बैंकों को मर्ज करके एक बैंक बनाई गई थी जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बाद में इस इंपीरियल बैंक को क्या नाम दे दिया गया? एसबीआई नाम दे दिया गया। तो देख लें जरा, तो ये है हमारी कि सबसे पहले नाम क्या है एसबीआई का? इंपीरियल बैंक। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, इकोनॉमिक्स का पार्ट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री सब कुछ आएगा आज इसमें।
करंट के साथ। तो एसबीआई का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक। ये क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के एग्जाम्स में इस तरह के। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इंपीरियल बैंक जो है वो कब बनी है। तो ये मर्जर हुआ था 3 बैंकों का। कौन कौन सी 3 प्रेसिडेंसी बैंक? बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। बॉम्बे वाली का पहले नाम कलकत्ता बैंक था, उसको फिर वो सॉरी बंगाल वाली का नाम पहले कलकत्ता था, फिर बंगाल रख दिया गया। तो बंगाल बैंक, बॉम्बे बैंक और आपका मद्रास बैंक, इन तीनों को मर्ज किया गया 27 जनवरी 1921। ब्रिटिशर्स का ही टाइम चल रहा है। ये बैंक बनाई गई है और इसका नाम क्या रख दिया गया? इंपीरियल बैंक। इसके बाद 1861 तक ये जो बैंकें थी इनके पास में करेंसी छापने तक का अधिकार था, और 1861 के बाद से ये अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने हाथ में ले लिया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि फाइनली आप ये बता दो एसबीआई की स्थापना कब हुई। तो एसबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई 1955। हालांकि ये भी एसबीआई का इतिहास है कि सबसे पहले 3 बैंकें थी, 3 बैंकों को मर्ज किया गया है कब? 1861 में। उसके बाद इंपीरियल बैंक बनी है, तो इंपीरियल बैंक के बाद में फिर क्या बनाया गया? इसी नाम को एसबीआई बना दिया गया है। तो ये आपका एसबीआई की बात है। इसके बाद एक चीज और देख ले कि जो एसबीआई थी इसमें क्या था भाई? इसके सब्सिडरी ब्रांचेस थी। हम क्या बोलते हैं? एसबीआई एसोसिएट्स, यानी एसबीआई की सहायक बैंकें। तो एसबीआई की ऐसी सहायक बैंकें, ये एसबीआई सब्सिडरी बैंक एक्ट आया था 1959 में, जिसके अंतर्गत ये बैंकें बनाई गई थी। टोटल आपकी कितनी होंगी? 7 होंगी। ये 7 है, देख लीजिए। एसबीबीजे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, और फिर उसके बाद हैदराबाद स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। अब आप बोलोगे तो इसका भी तो शॉर्ट फॉर्म एसबीआई हो जाएगा, इसलिए इसको एसबीएन नाम दिया गया था, एसबीएन। तो फिर उसके बाद में एसबीपी स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। बाद में क्या किया गया? इनको मर्ज कर दिया गया सभी को एसबीआई में ही। 2008 में एसबीआई ने ये सभी जो अपने एसोसिएटेड थे इनको मर्ज कर लिया। पहले 2 को मर्ज कर लिया था और बाद में फिर ये क्या किया, जो बचे हुए थे, पहले देखिए 2008 में तो क्या किया इन्होंने? सबसे पहले एसबीएस यानी कि स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को मर्ज किया है। दूसरे बार में किसको किया है? एसबीएन। एन किसको बोला था मैंने? इंदौर वाली। तो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को मर्ज कर लिया। उसके बाद में फिर 2017 में इन्होंने एक तो 3 की भारतीय महिला बैंक, और बची कितनी हो गई? 7 में से 5। तो जो बची हुई 5 सब्सिडरी बैंक थी और भारतीय महिला बैंक, सबको मर्ज कर लिया गया एसबीआई में। तो आज यहाँ के जो एम्प्लॉइज थे वो आज एसबीआई के एम्प्लॉइज कहलाते हैं। तो इस तरह से एसबीआई की कहानी है, ये एसबीआई का इतिहास था। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 100वां क्वेश्चन इस सीरीज का, लास्ट क्वेश्चन, और आज हमारे 100 क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। आगे भी हम लोग इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, 20-20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन के सेट में। 1 अप्रैल 2019 को देना बैंक और विजया बैंक कौन सी बैंक में मर्ज हो गए? तो ये ऑप्शन है आपके एसबीआई, बीओबी, पीएनबी या फिर आपका सेंट्रल बैंक। तो देना और विजया किस में गए हैं अभी? बीओबी में गए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो अब देख लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इसका आंसर है तो बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसको अब वडोदरा नाम से जाना जाता है, ये वहां के महाराजा ने एस्टैब्लिश की थी। महाराजा ऑफ बड़ौदा, जिसका नाम क्या था? महाराजा सयाजी गायकवाड़। इनके द्वारा ये बैंक एस्टैब्लिश की गई थी। बाद में इनका बैंकों का क्या हुआ है? 2 फेजेस में नेशनलाइजेशन हुआ है। पहला फेज जो था वो था आपका 1869 उसमें हुआ है आपका, सॉरी 1969 में। 1969 में पहला नेशनलाइजेशन, दूसरा नेशनलाइजेशन 1980 में हुआ है। तो इस तरह करके जो नेशनलाइजेशन हुआ है तो उसमें आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का भी हो गया 1969 में 13 दूसरी बैंकों के साथ, यानी कि 1969 में टोटल कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है? 14 बैंकों का। जो ये बैंक है ये नेशनलाइज बैंक कहलाती है। एसबीआई जो है उसको आप नेशनलाइज बैंक भी कह सकते हैं, परंतु एसबीआई का जो रेगुलेटरी बोर्ड है वो सेपरेट भी है। तो वो एक तरह से सरकारी बैंक ही है, लेकिन वो इन सबसे ऊपर मानी जाएगी। ठीक है। इसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, हेडक्वार्टर इसका वडोदरा है और कॉर्पोरेट ऑफिस कहां पे? बॉम्बे में है। अब बात ये आती है कि ये जो सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? एसबीआई है, ये सेकंड लार्जेस्ट है। इसके साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में एक और जानकारी आपको होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा विदेशों में किस बैंक की शाखाएं हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे ज्यादा शाखाएं किसकी हैं? एसबीआई की हैं, 52 हैं जनवरी 2020 के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। 52 ब्रांचेस हैं आपकी एसबीआई की।
50 ब्रांचेस है बैंक ऑफ बड़ौदा की, और उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके बाद उसकी है कुछ 29 जैसी हैं, तो 2 आपको मेनली पता होनी चाहिए। अब्रॉड में सबसे ज्यादा ब्रांचेस है इनकी। एट प्रेजेंट 2020 में, क्योंकि अभी क्या हुआ है, बैंकों का मर्जर बहुत हुआ था, तो आपको थोड़ी सी बातें पता होनी चाहिए कि अब कितनी ब्रांचेस हैं, अब कितनी बैंक है, या किसका किसमें हुआ। जैसे ये क्वेश्चन मैंने यहां से डाला कि भाई विजया बैंक और देना बैंक का मर्जर किसमें हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ। उसके बाद दूसरी कौन सी है, बैंक ऑफ इंडिया है, सेपरेट बैंक है अभी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। अब कैनरा बैंक, कैनरा बैंक में कौन सी बैंक मर्ज हुई है, सिंडिकेट बैंक। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, सिंडिकेट बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है, तो क्या आंसर हो जाएगा, कैनरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन बैंक, आपका इंडियन बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलग से ही है। इंडियन बैंक में कौन गई है, इलाहाबाद बैंक गई है। आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। अब आपकी आती है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। इसमें कौन सी गई है, आपका ये ओबीसी गई है एक तो, और आपका ये आपका ओवरसीज बैंक ऑफ कॉमर्स है आपका, और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये दोनों ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर किसमें हुआ है, आपका पीएनबी में। यूको बैंक अलग से है, और लास्ट है हमारी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसमें भी मर्जर हुआ है। आंध्रा बैंक और कॉर्प बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक बोलते हैं या कॉर्प बैंक बोल देते हैं, इनका मर्जर हुआ है। तो टोटल मेरी कितनी बैंक हो गई, 11। मैंने एसबीआई को इंक्लूड नहीं किया है, एसबीआई अलग से है, तो टोटल आपकी 12 बैंक हो गई। यही अगर मैं देखूं थोड़ा सा 2017-18 की बात, तो उस समय में मेरी तकरीबन 20 नेशनलाइज बैंक हो गई थी, और संख्या घटती बढ़ती रहती है। जैसे मैं अगर आईडीबीआई की बात करूं, तो आईडीबीआई मेरी 20वीं नेशनलाइज बैंक हुई थी, और उसके बाद आईडीबीआई क्या बन गई, प्राइवेट बैंक बन गई। पहले भी प्राइवेट थी, बीच में नेशनलाइज हुई, अभी फिर से प्राइवेट बैंक है। तो थोड़ा बहुत शिफ्टिंग होती रहती है। बाकी प्राइवेट बैंक प्रमुख कौन सी है, एक्सिस बैंक है, येस बैंक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, कोटक महिंद्रा है, ऐसी बहुत सारी बैंक है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की श्रृंखला 20 क्वेश्चंस की। होप आपका बहुत सारा इसमें जीएस और जनरल नॉलेज भी कवर हुआ है। थैंक यू।